नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। नई वेशभूषा में नजर आएंगे संसद के कर्मचारी। देखिए, संसद की बात करें तो भारतीय संसद की बात हो रही है और भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना हुआ है। ये आपको याद रखिए, राज्यसभा यानी कि राज्यों का सदन, लोकसभा यानी कि लोगों का सदन। ये आप लोगों को याद रखना है। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। और आप देखेंगे कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 245 हैं और लोकसभा में 543 हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और कमल के फूल और खाकी रंग को भी मिली नई पहनावे में जगह। दोनों सदनों के मार्शलों की वर्दी भी बदली, मणिपुर पगड़ी और पहनी गई आप देखेंगे। और संसद के स्टाफ के लिए यह नई पोशाक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने तैयार की है। अब आप देखिए, इसको भी लेकर भी विवाद होने लगा है। विपक्ष वाले आप देखते हैं कि इस पर भी निशाना लगाएंगे। टमाटर सस्ता होने से अगस्त में खुदरा महंगाई की वृद्धि दर घटी। अगस्त में टमाटर व अन्य सब्जी के दाम में कमी से खुदरा महंगाई की बढ़ोतरी दर में थोड़ी कमी आई है। और इस साल अगस्त में आप देखिए, खुदरा महंगाई में पिछले साल अगस्त के मुकाबले 6.83 की बढ़ोतरी रही। इस साल जुलाई में पिछले साल जुलाई की तुलना में खुदरा महंगाई में आप देखिए 7.44% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब आप देखिए, एशिया विश्व कप हो रहा है और आप देखिए एशिया कप हो रहा है ना, श्रीलंका को हराकर एशिया कप की फाइनल में पहुंच चुका है भारत। और श्रीलंका को सुपर 4 मैच में 41 रनों से हराकर भारतीय टीम रविवार को होने वाली एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। भारतीय टीम अब शुक्रवार को बांग्लादेश के विरुद्ध सुपर 4 का अंतिम मैच खेलेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच गुरुवार को होने वाले मैच की विजेता टीम दूसरी फाइनलिस्ट होगी इसमें। और क्रिकेट तो आप लोग सबसे ज्यादा पसंद भी करते हैं। सनातन का विरोध ही घमंडिया का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ये भाजपा कह रही है। ये सभी आप जानते हैं कि जो सनातन धर्म पर जो टिप्पणी की जा रही है उसी को लेकर बातें हो रही है। कल आपने देखा होगा कि 2 आर्टिकल हम लोगों ने सनातन धर्म के बारे में जाने थे। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव पर चलेगा मुकदमा। ये आप सभी जानते हैं कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब की बात हो रही है। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में 18 मई 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। जुलाई में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी भोला प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। 10 अक्टूबर को एजेंसी ने आरोप पत्र दायर कर 17 को आरोपित बनाया और इस वर्ष 27 फरवरी को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार समेत 14 आरोपितों को समन जारी किया हुआ था। और आप देखिए, ये आरोप क्या है? राजकुमार मिथिलेश व अजय कुमार को नौकरी देने के नाम पर लालू ने 6 फरवरी 2008 को पटना के महुआ बाग की उनकी 3,375 वर्ग फीट जमीन पत्नी रावड़ी देवी के नाम की थी। तीनों को मुंबई सेंट्रल में नौकरी मिली थी। वही सब आप देखेंगे। और आप देखते हैं कि संजय राय, धर्म राय, रविंद्र राय ने महुआ बाग की 3,375 वर्ग फीट जमीन 6 फरवरी 2008 को रावड़ी को दे दी थी। और आप देखते हैं कि और किरण देवी ने 28 फरवरी 2007 में भेटा की 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू की पुत्री मीसा के नाम की थी। जमीन के एवज में किरण को के पुत्र को सेंट्रल रेलवे मुंबई में नौकरी मिली थी। तो इस तरह के इन पर आरोप लग रहे हैं। ये उस समय क्या थे? रेल मंत्री थे भारत सरकार में। याद रखिए, 2004 से 2009 के बीच की बातें हैं ये सब। डीजल वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स का प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था ऐलान, कुछ देर बाद ही दी सफाई। ये आप देखते हैं कि कहा जा रहा है कि डीजल वाहन है जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, तो इस तरह की कमी होनी चाहिए। कमी नहीं हो रही तो इस पर अलग से कुछ टैक्स लगाने की बात हो रही थी। तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि ये कहा जा रहा है। राजद्रोह कानून की वैधानिकता का मामला संविधान पीठ के हवाले। और पीठ देखेगी राजद्रोह कानून को सही ठहराने वाले 1962 के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सुनवाई टालने की मांग ठुकराई है। जो आप देखते हैं कि राजद्रोह कानून आईपीसी धारा 124A है ना, उसी की वैधानिकता के मामले की बात हो रही है। और ये अंग्रेजों के समय की है, समझ रहे हैं। 1973 में राजद्रोह को बनाया गया था संज्ञेय अपराध।
सिब्बल ने कहा है कि शुरुआत में राजद्रोह का कानून संज्ञेय अपराध नहीं था, 1973 में से संज्ञेय अपराध बनाया गया था, जिसके बाद इसमें गिरफ्तारी होने लगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून को संज्ञेय हमने बाद में बनाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना यह था कि अब नया कानून आ रहा है और नए प्रस्तावित कानून में राजद्रोह को खत्म करके देशद्रोह कर दिया गया है और 7 वर्ष से लेकर आप देखिए उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अभी आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह में 3 वर्ष से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान करता है। और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों पर हर साल आप देखते हैं कि राजद्रोह का कानून लागू हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। बहुत सारे बाद में आप देखते हैं मालूम चलता है ये तो फर्जी है, उन्हें आप देखते हैं कि इसी रंजिश के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था, राजद्रोह का आरोप लग गया था उन पर। तो उसी को बातें हो रही हैं। सरकार का भी आप लोग विरोध करते हैं तब भी आपको देखते हैं देश विरोधी कहने लगते हैं, राजद्रोही करने लगते हैं। जम्मू कश्मीर में 4200 आतंकियों व उनके समर्थकों की जब्त होगी संपत्ति। सोचिए कितने आतंकी। ये आप देखिए लद्दाख को जम्मू कश्मीर 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को 370-35 से हटाने के बाद दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और जम्मू कश्मीर में आपको दिल्ली की तरह विधानसभा भी देखने को मिलेगी। स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन पर अब रहेगी सीधी निगाह। 15 राज्यों ने शुरू किया काम, आने वाले दिनों में राज्यों के लिए जरूर बन जाएंगे ऐसे केंद्र। और आप देखते हैं कि स्कूली शिक्षा गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में है शिक्षा मंत्रालय का काम। और विद्या समीक्षा केंद्र गुजरात का मॉडल है जिसे सभी राज्यों ने अपनाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, असम, बिहार, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आदि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश लागू करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे बच्चों के खराब प्रदर्शन पर शिक्षकों की लगेगी क्लास भी। और मैं कहता हूं कि शिक्षकों को पहले प्रशिक्षण की जरूरत है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के टीचर हैं जो शिक्षक हैं उनकी हालत बहुत बुरी बनी हुई है, ये आप भी जानते हैं। ये आपकी खबर है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। देखिए हमारा भारत है, इसमें दिल्ली देखने को मिल जाएगा। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। लद्दाख में आप देखिए 13,700 फीट की ऊंचाई पर बन रहे एयरफील्ड से बनेगी वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 90 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की है। और रक्षा निर्यात जल्द ही आप देखते हैं कि 20,000 करोड़ पर पहुंच जाएगा। देखिए निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं आप लोग, आयात का मतलब होता है आप लोग कुछ खरीद रहे हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ये 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं 53 माननीय। देश के 53 सांसद अरबपति हैं, यानी इनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपए या से अधिक है। इनमें लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं। अब आप देखिए नेता है तो मालिक तो होंगे ही। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति 4 वाले सांसदों की संख्या 3 है। वही 25% सांसद के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। 29,951 करोड़ है कुल संपत्ति देश के सभी सांसदों की। 38.33 करोड़ है सांसदों की औसत संपत्ति। और किस दल के कितने प्रतिशत सांसद अरबपति हैं? तो श्रोमणी अकाली दल के 100%, टीआरएस के आप देखेंगे 44%, राष्ट्रीय जनता दल के आप देखते हैं 33%, कांग्रेस के 7%, भाजपा के 4%। और आप देखिए श्रोमणी अकाली दल के कुल 2 सांसद हैं, दोनों अरबपति हैं। सांसदों पर मामले की बात करें तो 40% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, 25% सांसदों के खिलाफ गंभीर अपराध हैं मामले हैं, 21 सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का आरोप है। अब आप देखिए कि नेता है, और जब तक आप देखते हैं कि अच्छा नेता कोई बन ही नहीं सकता है जब तक उस पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज ना हो, लूट फूट के, मार के, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के। तो आप देखेंगे अधिकतम औसत संपत्ति तेलंगाना अव्वल है इसमें। अधिकतम औसत संपत्ति की बात करें तो तेलंगाना के सांसद अव्वल हैं। तेलंगाना के 24 सांसदों की औसत संपत्ति 262.26 करोड़ रुपए है। इसके बाद आप आंध्र प्रदेश के 36 सांसदों की औसत संपत्ति 150.36 करोड़ रुपए है। पंजाब के 20 सांसदों की औसत संपत्ति 18.94 करोड़ रुपए है। तो ये भी आप देखें। कुल सांसद महिलाएं तो आप देखते हैं कि कितना 15%, 111 कुल महिला सांसद हैं, 763 कुल सांसदों की संख्या है देश में। लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाकर बात हो रही है, ठीक है। बाइडन का होटल था पंडोरा और सुनक का था आप देखिए समारा। G20 सम्मेलन में आए राष्ट्राध्यक्षों के होटल के थे अलग कोड नेम। यूएई की क्राउन प्रिंस का होटल ताज था, पैरामाउंट, लॉ मेरिडियन
था महावेदी बौद्धि, और राजघाट का नाम था रुद्रपुर, और प्रगति मैदान कहलाया निकेतन। जरूर याद रखिए। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनेगा सतर्कता जागरूकता दिवस। ये आप देखेंगे सप्ताह एक तरह से। भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाएगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत सत्यनिष्ठा नैतिकता के महत्व की रेखांकित करते हुए युवाओं को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करने पर एक तरह से आप देखते हैं कि विशेष जोर दिया जाएगा। यहाँ सीबीसी की बात हुई, इसके बारे में आपको बता देता हूं। किसकी बात हो रही? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 फरवरी 1964 में। ठीक है, याद रखिएगा। आरबीआई के नीतिगत फैसलों में दखल देने से बचें अदालत। ये हाईकोर्ट का रायकोर्ट ने हिदायत के साथ नोटबंदी को लेकर दायर याचिका खारिज की है। 2016 में हुई थी ना नोटबंदी, उसी की बात हो रही है। और देखिए आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। किसानों के अधिकारों के संरक्षण पर भारतीय कानून शानदार मॉडल है, हमारे देश की राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं। जलाशयों को अतिक्रमण से मुक्त करें राज्य, केंद्र कह रहा है। सर्वाधिक अतिक्रमण वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का आता है। जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों के साथ साझा की जलाशय गणना की रिपोर्ट। राज्यों से ठोस कदम उठाने का कहा। दूसरी जलाशय गणना की तैयारी भी शुरू हो रही है। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं। आप देखते हैं अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, और इस साल आप देखते हैं कि विधानसभा के चुनाव। राज्य कहाँ? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। और देखिए राजस्थान, अगर हम लोग चुनाव की बात करें तो ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब आप देखिए कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, सीटों का बंटवारे की बात होती रहती है। केरल में नेफा वायरस से 2 लोगों की मौत, 2 अन्य पॉजिटिव हुए हैं, ये आप देखेंगे। ये आप देखिए नेफा वायरस है क्या? एक जेनेटिक वायरस होता है जो जानवरों से इंसानों में प्रवेश करता है, फिर इंसानों के बीच फैलता है। इस वायरस का नाम मलेशिया के एक गांव पर पड़ा है, जहां सबसे पहले इसका मामला सामने आया था। यह फ्लाइंग फॉक्स के नाम के चमगादड़ से फैलता है। वायरस से संक्रमित चमगादड़ इंसानों में संक्रमण फैला देती है, उसी की बात हो रही है। ये पाकिस्तान से आए 108 हिंदू शरणार्थियों को दी गई भारत की नागरिकता। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू रह रहे हैं, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार होता है आप सभी जानते हैं। तो वो भारत आने की मंशा रखते हैं और आते भी हैं। उत्तराखंड की मदरसों में संस्कृत भी पढ़ेंगे बच्चे, और मदरसों को मॉडर्न बनाकर इसे लागू किया जाएगा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अपने अधीन 117 मदरसों में लागू करने जा रहा है यह पहल। मॉडर्न मदरसों में बच्चों के लिए लागू होगा। ड्रेस कोड तैयार हो रहे हैं, इसका डिजाइन भी आप देखेंगे। चलिए उत्तराखंड चलते हैं, उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। देखिए ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 में। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, नेपाल से। राज्यों में आप देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ के गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। मणिपुर में फिर हिंसा, 3 आदिवासियों की हत्या की गई। ये आप देखिए मणिपुर में जातीय हिंसा फैली हुई है ना। देखिए ये है मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी है। और आप देखिए इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है।
इसी आप देखिए कि 1949 में संघ में शामिल किया गया, कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में, राज्य के रूप में दर्जा मिला था 1972 में। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। और आप देखिए विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि 22,327 वर्ग किलोमीटर में ये आपका मणिपुर फैला हुआ है। भारत की प्राचीन नौवहन विरासत को पुनर्जीवित करने की हुई पहल। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी मंगलवार को पणजी में एक जोड़कर बनाए हुए जहाज के उद्घाटन समारोह के दौरान मीडिया को से बात करती हुई इस तरह बनाया गया जहाज का निर्माण बाबू शंकरन के नेतृत्व में पारंपरिक जहाज निर्माता की टीम द्वारा किया जाएगा। बाबू शंकरन जहाज बनाने में विशेषज्ञ हैं और सदियों पुरानी तकनीक का उपयोग करके लकड़ी के तख्तों को पतवार के आकार के अनुरूप पारंपरिक स्टीमिंग विधि का उपयोग करके आकार दिया जाएगा। फिर प्रत्येक तख्ते को नारियल के रेसे, राल और मछली के तेल के मिश्रण से सील करके डोरियों रस्सियों के सहारे एक दूसरे के साथ बांध दिया जाएगा। तैयार होने के बाद जहाज नौसेना प्राचीन नौवहन तकनीक का उपयोग करके पारंपरिक समुद्री व्यापार मार्ग पर यात्रा शुरू करेंगे। इसमें आर्किटेक्ट का अद्भुत नमूना चंबल रिवर फ्रंट, ये आप देखिए राजस्थान में प्रमुख कोचिंग औद्योगिक नगरी कोटा में आप लोग देखेंगे। अब खराब हो चुके गेहूं से भी तैयार होगा एथेनॉल। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने खोजी तकनीक, पेटेंट भी मिला और पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य साधने में होगी इससे मदद। चलिए अच्छी बात है इस तरह का। ये आप देखेंगे कि संपादकीय पाठ है एडिटोरियल्स वाला, और इसे भी पढ़ लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में आपको हर जगह मदद करते हैं। तो उच्च शिक्षा को सही राह दिखाने का समय। तो आप देखेंगे कि इस साल की सबसे दुखद खबर है राजस्थान की कोटा शहर से आई है, जहां कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। और ये कोटा की नई बात नहीं है, पहले भी इस तरह की वहां भी हो रही है और देश के अन्य भागों में भी आत्महत्याएं बच्चे कर लेते हैं। अकादमिक दबाव के समक्ष युवा छात्र छात्राओं का इस प्रकार बिखर जाना बहुत ही त्रासद है। इससे भी अधिक चिंताजनक यह भी है कि क्या हमने इस स्थितियों से बचने के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं। इस तथ्य को स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है कि भारत में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश के लिए परीक्षा विश्व की कठिनतम परीक्षाओं में से एक है। भले ही अकादमिक परिदृश्य कितना भी आप देखते हैं कि अधिक क्यों ना हो, लेकिन आप देखते हैं हम उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। यदि हम ज्ञान के इस युग में शीर्ष पर रहना चाहते हैं तो गहन शिक्षा का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। वस्तु स्थिति यह है कि अकादमिक बोझ के बजाय प्रतिस्पर्धी दबाव छात्रों पर कहीं अधिक भारी पड़ रहा है, और इस विकराल होती समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि हम वास्तविक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। देश में आप देखिए उच्च शिक्षा के मोर्चे पर मांग एवं आपूर्ति की दृष्टि से गहरी खाई विद्यमान है। लाखों आवेदकों की तुलना में आप देखिए उपलब्ध सीटों की संख्या अत्यंत सीमित है, और जिसके कारण सफलता की दर बहुत कम है। विशेष रूप से आप देखिए सामान्य वर्ग के उन छात्रों के लिए जिन्हें किसी भी प्रकार की आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में हम अपने बुनियादी ढांचा बेहतर बनाना होगा और अधिक कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने होंगे ताकि ज्यादा सीटों के साथ अधिकतम छात्र समायोजित हो सकें। जिस गति से मांग बढ़ रही है उसकी पूर्ति के लिए आपूर्ति कई गुना बढ़ानी होगी, और उच्च शिक्षा में निजीकरण की व्यवस्था भी अपेक्षित रूप से फलदायी नहीं सिद्ध हो पाई है। और आप देखिए कि अधिकांश निजी कॉलेज के साथ गुणवत्ता की समस्या है, जिस कारण वे छात्रों की पहली प्राथमिकता नहीं बन पाते हैं, और प्रतिष्ठित संस्थानों में चुनिंदा सीटों का होना एक प्रमुख चुनौती है। इसलिए छात्रों की वरीयता सूची में शीर्ष पर आने वाले शिक्षण केंद्रों की क्षमताओं को बढ़ाना अति आवश्यक है। हमें अधिक कॉलेजों की आवश्यकता है, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में। निजी क्षेत्र के साथ आप देखिए सहयोग शिक्षा में निवेश बढ़ाने व विदेश विश्वविद्यालय के सुगम प्रवेश जैसे कुछ पहल जिन पर तत्परता के साथ काम किया जाना चाहिए। अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा में भी डिजिटलीकरण कायापलट करने वाला हो सकता है। वर्चुअल कक्षाओं और ऑनलाइन टेस्ट जैसे विचार को अब साकार रूप देने का समय आ गया है। इसमें कुछ आरंभिक अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन हमें उनसे प्रभावित हुए बिना वर्चुअल पठन पाठन के परिदृश्य को और विकसित करना चाहिए।
हमारी शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी समस्या यह है कि इसमें किसी एक परीक्षा विशेषज्ञ विशेष पर हद से ज़्यादा जोर होता है। यह चाहे इंजीनियरिंग के लिए जेई हो या फिर आप देखिए मेडिकल के लिए नीट या फिर हाल में शुरू की गई संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी कि CUET। छात्रों का भविष्य किसी एक परीक्षा विशेष में प्रदर्शन पर टिका होता है। यह बिल्कुल किसी T20 मैच की तरह है कि एक खराब दिन आपको प्रतियोगिता से बाहर कर सकता है। हमारी प्रवेश परीक्षा की उलट विकसित देशों में प्रचलित प्रवेश परीक्षाओं की प्रकृति पर दृष्टि डालने से एक वैकल्पिक तस्वीर उभरती है। विश्व में अमेरिकी शिक्षण ढांचा सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। इसी कारण अमेरिका सर्वाधिक छात्रों की पहली पसंद होता है और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए अमेरिका में किसी छात्र के कक्षा 9 से 12वीं के प्रदर्शन, अकादमिक से इतर, खेल, अन्य गतिविधियों में छात्र की रुचि एवं स्तर का संज्ञान लिया जाता है। कॉलेज बोर्ड द्वारा आयोजित मानक परीक्षाओं का भी महत्व होता है और आप देखते हैं कि आवेदन पत्र की प्रकृति भी ऐसी होती है जिसमें आप देखिए छात्रों के लिए खुद को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। इससे प्रवेश का निर्णय करने वाली परिषद छात्र का समग्रता में आकलन करती है। चूंकि इसमें विभिन्न पैमानों का समावेश होता है, इसलिए न केवल छात्र का बेहतर मूल्यांकन हो पाता है बल्कि तनाव की गुंजाइश भी घट जाती है। केवल एक ही परीक्षा अंतिम होकर भाग्य निर्धारक नहीं बन जाती। क्या हम सबसे विकसित देश से कुछ सीख लेकर अपनी परिस्थितियों के अनुरूप उसमें जरूरी बदलाव कर सकते हैं? हमारी शिक्षा प्रणाली आज एक अनोखी वर्ग विशिष्टता का प्रतीक बनकर रह गई है। जिस प्रकार देश में एक आर्थिक अभिजात वर्ग है, वैसे ही शिक्षा में एक कुलीन वर्ग स्थापित हो गया है और जहां शीर्ष पर रहने वाले 5% या उसके आसपास ही गुणवत्ता फर्क उच्च शिक्षा हासिल कर पाते हैं, बचे हुए लोगों में जो वहन करने में सक्षम होते हैं विदेश चले जाते हैं। जो विदेश नहीं जा पाते हैं वे समझौते या संघर्ष के लिए विवश हो जाते हैं, या फिर आप देखें कि इससे दबाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ऐसे में यक्ष प्रश्न उभरता है कि क्या औसत छात्रों के लिए भी अपनी पसंद या रुचि की उच्च शिक्षा तक सहज पहुंच नहीं होनी चाहिए? और इसमें समाज और आप देखिए विशेष रूप से अभिभावक, अध्यापकों और सहपाठियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। निस्संदेह इंजीनियरों, डॉक्टरों, कंप्यूटर एवं तकनीकी पेशेवरों की हमेशा से बड़ी आवश्यकता रही है और वह भविष्य में भी बनी रहेगी। और आप देखिए वही इस तथ्य को भी विस्तृत नहीं किया जाना चाहिए कि लेखाकारों, बैंकरों, वकीलों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं के अतिरिक्त शिक्षकों, कलाकारों एवं लेखकों के साथ ही अन्य गैर तकनीकी लोगों के लिए भी अवसर में कमी नहीं रहेगी। किसी भी आप देखते हैं कि शिक्षा व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु गुणवत्ता का है। तकनीकी दक्षता एक महत्वपूर्ण कौशल अवश्य है, फिर भी पारंपरिक विज्ञान को लेकर यह जुनून थमना ही चाहिए। इस चर्चा में नागरिक समाज के लिए भी कुछ विचारणीय पहलू है। क्या हम अपने बच्चों को एक संवेदनहीन समाज का सामना करने के लिए तैयार करें या उनके ऐसे परिवेश करें कि वे इस दुनिया को अधिक संवेदनशील बनाएं? लैटिन में आप देखते हैं कि एक प्रसिद्ध कहावत है, ओ टेम्पोरा ओ मॉर्ज, जो समाज की विकृतियों से जुड़ा व्यंग्यात्मक बिंब है। हम आखिर कैसे दौर में जी रहे हैं, यह इस संदर्भ में प्रासंगिक है कि हम असफल को संतावना देने के बजाय सफल को बधाई देने के लिए अधिक उत्साहित रहते हैं। अब यह अनिवार्य है कि छात्रों के तनाव और उनके बीच बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें एक संवेदनशील और समानुभूतिक भाव वाली समाज के सृजन के लिए प्रयासरत होना चाहिए। इनका नाम है तरुण गुप्त, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया। और आप लोगों से सबसे गुजारिश है, आपके माँ बाप जो भी हैं उनसे भी, आपके जो अभिभावक हैं, देखिए जब भी आपको लगता है कि आपका बेटा परेशान है, बेटी परेशान है, तो उनकी बातें सुनिए। आप मत थोप दिया करिए कि आपको सिविल सेवक में जाना है, आपको सिविल सेवा में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसकी भी सलाह ले लिया करिएगा। और देखिए असफलता कोई जिंदगी का अंतिम लक्ष्य तो था नहीं, सुधार करिए, उसे एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए फिर से। लेकिन आप देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा घर का कोई मेंबर या आप देखिए कोई भी हमारा जानने वाला अगर वो अवसाद में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, तो हम उसे ताने देने लगते हैं और सामने वाले पर इतना बुरा असर पड़ने लगता है कि वो आत्महत्या करने की सोचने लगता है। तो ध्यान दिया करिएगा थोड़ा, आपकी एक समझ आप देखिए किसी की जिंदगी बचा सकती है। पूरी हो आवश्यक सुधारों की प्रतीक्षा। ये आप देखिए यह अच्छा है कि औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने जाने वाले प्रस्तावित 3 विधेयक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रारूपों में गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने विचार विमर्श शुरू कर दिया है। वैसे तो इन विधेयकों पर पहले भी विचार हो चुका है, लेकिन यह भी आवश्यक था कि इन पर विभिन्न दलों के सांसद भी चिंतन मनन करें ताकि आम सहमति कायम हो सके, वे आसानी से पारित होकर कानून बन सके। आशा की जाती है कि संबंधित संसदीय समिति में शामिल सांसद दलगत हितों से ऊपर उठकर इन विधेयकों पर विचार करेंगे। यह अपेक्षा इसलिए है क्योंकि कुछ दल यह
बेजा सवाल उठा चुके हैं कि इन विधेयकों का नाम हिंदी में क्यों है। इस प्रश्न का इसलिए कोई मूल्य महत्व नहीं है क्योंकि इनका नाम भले ही हिंदी में हो लेकिन उन्हें अंग्रेजी में ही तैयार किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य विधेयक तैयार किए जाते हैं। यह सही है कि अंग्रेजों के बनाए कानून में समय समय पर संशोधन हुए हैं लेकिन वे अभी भी औपनिवेशिक छाप लिए हुए हैं। इन कानूनों का जोर दंड देने पर अधिक था और न्याय देने पर कम। ये कानून लैंगिक समानता के अनुरूप भी नहीं थे और कई मामलों में यह देखने में आया कि यदि कोई अपराध पुरुष करे तो वह दंड का भागीदार होता है लेकिन वही अपराध महिला करे तो नहीं। प्रस्तावित आपराधिक कानूनों का एक उद्देश्य लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना भी है, लेकिन जब तक न्यायालयों की कार्यप्रणाली नहीं बदलती तब तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाना कठिन होता है। और निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय मुकदमों के बोझ से दबे हैं। उच्च न्यायालयों की आप देखिए साथ उच्चतम न्यायालय भी बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लंबित मामलों की संख्या 24,000 से अधिक है जो 5 वर्ष से आप देखिए लंबित हैं। 10 वर्ष से लंबित मामलों की संख्या 8,000 से अधिक है। 204 मामले ऐसे हैं जो 20 वर्ष से लंबित हैं। इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट भी समय पर न्याय नहीं दे पा रहा है। उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 60 से आप देखिए 60 लाख से अधिक है और निचली अदालतों में लंबित मामले 4 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गए हैं। निसंदेह इसका एक कारण न्यायाधीशों की कमी है, लेकिन यदि तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहता और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ भी जाती तो भी बात बनने वाली नहीं है। और स्पष्ट है कि आप देखिए समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए न्यायिक तंत्र में भी सुधार अनिवार्य हो चुके हैं। यह विचित्र है कि हर क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं और लेकिन न्यायिक क्षेत्र में आप देखिए सुधारों पर केवल चर्चा करके कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। अदालतों में लंबित करोड़ों मामले केवल लोगों को हताश निराश ही नहीं करते, वे देश की प्रगति में बाधक भी बनते हैं क्योंकि करोड़ों लोगों के संसाधन और समय अदालतों के चक्कर में लगाने में जाया होता है। इसके अलावा समय पर न्याय न मिलने से विकास के कई काम अटक के पड़े रह जाते हैं। साफ है कि सरकार को न्यायिक क्षेत्र में भी सुधार के लिए सक्रिय होना ही होगा और उसे ऐसी ही सक्रियता पुलिस एवं प्रशासनिक सुधारों के मामले में भी दिखानी होगी। पुलिस सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश 2006 में दिए थे उन पर सही तरह अमल अब तक नहीं हो पाया। इसका कारण यह है कि कोई भी सरकार पुलिस सुधारों के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। प्रशासनिक सुधार भी अटके पड़े हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बनाया गया था। पता नहीं उसकी रपट किस ठंडे बस्ते में है। अपेक्षित आप देखिए प्रशासनिक सुधार न होने के दुष्परिणाम केवल जनता को ही नहीं बल्कि सरकारों को भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है कि व्यापक प्रशासनिक सुधार से क्यों बचा जा रहा है। यह प्रशासनिक सुधार न होने का ही परिणाम है कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार नियंत्रित होने का नाम नहीं ले रहा है। यदि कानून के शासन को जब तब चुनौती दी जाती रहती है तो इसका एक बड़ा कारण न्यायिक तंत्र के साथ पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था में जरूरी सुधार न हो पाना है। यदि देश को अमृतकाल में तेजी से प्रगति करनी है तो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो न्यायिक, पुलिस एवं प्रशासनिक क्षेत्र में आवश्यक सुधारों का इंतजाम खत्म होना ही चाहिए। इन तीनों क्षेत्रों में के कामकाज को न केवल पारदर्शी बनाया जाना चाहिए बल्कि उनकी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। सूचना अधिकार ने एक सीमा तक यह काम किया है, लेकिन लोकपाल और आप देखिए लोकायुक्त व्यवस्था के निर्माण से देश की जनता को कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। सुधारों की चिंता सरकार के साथ संसद भी करे और आप देखिए नई शिक्षा नीति पर अमल के बावजूद अभी शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत कुछ सुधार होने शेष हैं। कोचिंग उद्योग का व्यापक रूप से शिक्षा क्षेत्र में हो रहे सुधारों को आईना दिखाने का ही काम कर रहा है। कायदे से अब तक पाठ्यक्रम में समानुकूल परिवर्तन हो जाने चाहिए थे, लेकिन कहना कठिन है कि यह काम कब तक पूरा होगा। आज जब समान नागरिक संहिता, एक देश एक चुनाव की चर्चा हो रही है, तब एक देश एक पाठ्यक्रम की दिशा में क्यों नहीं बढ़ा जा सकता है। यह राष्ट्रीय एकत्व को बल देगा, सभी को समानता के धरातल पर आप देख लाएगा। आखिर ऐसा पाठ्यक्रम क्यों नहीं तैयार हो सकता है जो विभिन्न राज्यों में थोड़ी हेरफेर के साथ देश भर के छात्रों को पढ़ाया जाए। दैनिक जागरण लेखक हैं, दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, इनका नाम है राजीव सचानी। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। निद्रा सुख, निद्रा किसी वरदान से कम नहीं है। श्रम से सादे हुए शरीर और दिन भर के कठिन परिश्रम का पारितोषिक होता है ये निद्रा। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। अब आप देखिए एक जरूरी कार्रवाई जो जम्मू कश्मीर में आप देखिए 4,000 आतंकियों के संपत्ति जब्त होने की बात हो रही है, उसी की बात हो रही है। उत्पाद को पहचान, देवभूमि उत्तराखंड के 18 स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिलने जा रहा है। केंद्रीय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार मंत्रालय की जीआई रजिस्ट्री विभाग के तत्वाधान में 17 से 21 नवंबर तक देहरादून में होने वाले जीआई महोत्सव में इसके प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। राज्य के 9 उत्पादों को पहले ही जीआई टैग दिया जा चुका है। अब उत्तराखंड के 27 ऐसे स्थानीय उत्पाद हो जाएंगे जो जीआई टैग वाले होंगे। राज्य सरकार ने कुछ समय पहले स्थानीय उत्पाद लाल चावल
वेरी नांगचाय, गाहत, मंडुआ, झंगोरा, बुरान सरवत, काला भट्ट, चुलाई, रामदाना और पहाड़ी तोर दाल, माल्टा, अल्मोड़ा, लखोरी, मिर्च, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ नैनीताल के आलू के साथ ही 5 हस्तशिल्प उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने को आवेदन मिला है। मंत्रालय के स्तर पर इनका परीक्षण हुआ है और इन उत्पादों को तय मानकों की कसौटी पर खरा पाया गया। इसके बाद राज्य के उत्पादों को जीआई टैग मिलने की मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब संबंधित उत्पादों की कोई नकल नहीं कर सकेगा। विश्व भर में उत्पाद की अपनी विशिष्ट पहचान होगी। पारंपरिक कला को संरक्षण मिलने के साथ ही बाजार उपलब्ध होगा। क्षेत्र में विशेष में होने वाले उत्पादों की बिक्री से गांवों का भी आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। विषम भूगोल वाले उत्तराखंड में विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग मिलने का संदेश यही है कि भौगोलिक स्थिति विकास में बाधक नहीं है, बल्कि सुनियोजित ढंग से काम किया जाए तो राज्य के कमजोर आर्थिकी वाले क्षेत्रों को मजबूत अर्थव्यवस्था की राह पर लाया जा सकता है। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। ऐसे में उन सभी लोगों को भी ऊंची उड़ान के लिए स्वयं को तैयार कर लेना चाहिए जो इससे जुड़े हैं। विश्व भर का बाजार आपके लिए खुला है। पक्षियों पर मंडराता विलुप्ति का संकट। ये हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में पक्षियों की 178 प्रजातियों के ऊपर विलुप्ति का संकट मंडरा रहा है। 2020 में हुए पहले पक्षी सर्वेक्षण में जहां 104 प्रजातियों को उच्च संरक्षण प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है, वहीं इस वर्ष आप देखिए संकटपन्न पक्षी प्रजातियों की संख्या बढ़कर 178 हो गई है। हालांकि विगत 3 वर्षों में पक्षियों की 36 प्रजातियों की संख्या में संतोषजनक वृद्धि भी देखी गई है। समृद्ध धार्मिक पौराणिक महत्ता रखने वाले मोरों की संख्या में वृद्धि एक सुखद खबर है। मोर संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। आंकड़े बताते हैं कि 2000 के बाद से मोर की आबादी बढ़ी है। आज देश में मोरों की संख्या 1 लाख से भी अधिक है। केरल में जहां यह कभी दुर्लभ था, वहां हर जिले में इसकी मौजूदगी है। मोरों की तादाद में वृद्धि का प्रमुख कारण धार्मिक सांस्कृतिक मान्यता होना, कानूनी सुरक्षा तथा जंगली शिकार में कमी आना है। मोर भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत भी संरक्षित है। वहीं पिछले 3 दशकों में एशियाई कोयल की संख्या में 2.7% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वहीं इंडियन रोलर नीलकंठ जो कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा की राज्य पक्षी है, उसकी तादाद कम हो रही है। ग्रेटर एडजुटेंट पक्षी जो देश के मुख्यतः 2 हिस्सों असम और गुवाहाटी, बिहार के भागलपुर में ही पाए जाते हैं, उनकी घटती संख्या भी चिंताजनक है। सारस की प्रजाति का अपशगुन और रोग वाहक के रूप में देखा जाना उसे मारने की घटनाएं चिंतित करती हैं। साथ ही वातावरण के शुद्धिकरण में प्रमुख भूमिका वाले गिद्ध पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। अतः दुर्लभ होते पक्षियों को संरक्षित करने पर विशेष ध्यान देना होगा। दरअसल जनसंख्या में वृद्धि और शहरीकरण के साथ आप देखिए भू उपयोग प्रारूप में आए बदलाव के कारण पक्षियों का प्राकृतिक आवास नष्ट होता जा रहा है। जंगलों को उजाड़कर वाणिज्यिक खेती के रूप में उसे तब्दील करने से पक्षियों का आश्रय उजड़ रहा है। गगनचुंबी इमारतें, तापमान में वृद्धि, प्रकाश एवं ध्वनि प्रदूषण का उच्च स्तर और लुप्त होती मानवीय संवेदनाएं पक्षियों के लिए काल बन गए हैं। वही बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के कारण सौर पवन ऊर्जा अवसंरचनाओं का विकास, बिजली के तार के विकसित होते जाल से भी पक्षियों का जीवन प्रभावित किया है। टरबाइन तार या खंभों से टकराव पक्षियों की मौत का कारण बनते हैं। इसके साथ ही मांस, अंडा, पंख, चोंच आदि के लिए पक्षियों का शिकार बढ़ा है। ऐसे में पक्षियों के संरक्षण में विशेष बल देने की आवश्यकता है। और आप लोग देखते होंगे आपके घर में छोटी छोटी चिड़िया आती थी, पहले घोंसला बना लेती थी, आजकल वो भी नहीं दिखती हैं। तो हम लोग तो बढ़ रहे हैं, इंसानों की संख्या तो बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन पक्षियों की, पशुओं की घट रही है। ये भी कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा। जैव ईंधन गठबंधन से होगी ऊर्जा सुरक्षा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की अगुवाई में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की नींव रखी गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जलवायु संकट के निर्णायक दौर में यह वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की राह पर चलते हुए ऊर्जा सुरक्षा का नया दौर लेकर आएगा। यदि इस दशक के अंत तक देश में जैव ईंधन का उत्पादन मौजूदा स्तर से 3 गुना अधिक होता है तो वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना आसान होगा। इसमें अन्नदाता बनेंगे, आप देखते हो ऊर्जा प्रदाता भी अच्छी पहले हैं। चुगली करने की आदत, ये तंज कसा जाता है एक तरह से। आरक्षण का चक्रव्यूह, ये आप देखिए महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात हो रही ना, उसी की। आरक्षण हमारे देश में बड़ा विवादित मुद्दा है। इस पर लिखते समय और कहीं बोलते समय ध्यान रखा करिएगा, बैलेंस बनाकर लिखा करिएगा, ठीक है। सनातन के विरोध की दुष्प्रवृत्ति, कुछ नेता जानबूझकर सनातन धर्म की अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि कुरीतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से उनका राजनीतिक स्वार्थ पूरा हो जाता है।
भारत ने अपने बूते बनाई पहचान, अरब से लेकर अफ्रीका तक बढ़ेगा व्यापार हमारा। अमेरिकी सेब पर ड्यूटी नहीं घटाई, गोयल साहब कह रहे हैं, वाणिज्य मंत्री हैं। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 5.7% रही। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया फेस्टिव ऑफर। लोग नहीं कर रहे जीरो बैलेंस खातों का इस्तेमाल। निवेशकों ने एक दिन में 5.5 लाख करोड़ के शेयर बेचे। छोटी रिफाइनरी लगाने का होगा जोर, जमीन की दिक्कतों को देखते हुए सरकार बड़ी रिफाइन लगाने से पीछे हट रही है ना। भारत में ऊर्जा की मांग सबसे तेज रहेगी। 4 वित्त वर्ष में 5.2 करोड़ रोजगार सृजित हुए। टमाटर समझ रहे हैं, अब तो टमाटर ठीक हो गया ना। लंदन में चर्चिल का ओल्ड वार ऑफिस बना हिंदुजा समूह का लग्जरी होटल। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पाकिस्तान में इस साल तोड़े गए अहमदियों के 28 धर्मस्थल। पाकिस्तान अलग ही है, आप जानते हैं कि उस पर ज़्यादा बातें करना, कोई वहाँ अधिकारों की बात करना मुझे लगता है बेईमानी है। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में नवंबर में हिंदू विरासत माह घोषित हुआ है। जो लीबिया में आप देखिए विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही, मानसून चल रहा है। रूस के व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक जहाज चलाने की तैयारी हो रही है। अमेरिका ने आईएमईसी पर सहमति को बनाया मील का पत्थर। कहा भारत पश्चिम एशिया यूरोप के बीच आर्थिक गलियारे से बढ़ेगा, आप देखते हैं आर्थिक विकास। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसमें नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच आपसी सहमति से भारत पश्चिमी एशिया व यूरोप के बीच आर्थिक गलियारे की जो घोषणा हुई है ना, संयुक्त घोषणा, एक महत्वाकांक्षी योजना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के सैनिकों ने किया संयुक्त अभ्यास, आप देखेंगे। ये भारतीय मूल के 2 लेखक ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज की दौड़ में हैं। ये आप देखिए 2 लेखक नंदिनी दास और क्रस मंजापरा। क्वाड अंतर संसदीय कार्य समूह बनाने के लिए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव। क्वाड में आप देखते हैं एक तो भारत शामिल है, एक आप देखते हैं जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। एक खेल का क्षेत्र है, आप देखेंगे इसकी भाई एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। किरण जाज मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने में चूके। पिछले सप्ताह इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीतने वाले भारत के युवा शटलर किरण जाज हांगकांग ओपन के मुख्य दौर में क्वालिफाई करने से चूक गए हैं। सुब्रोतो कप का आयोजन 3 शहरों में होगा 19 सितंबर से। पाकिस्तान से चीनी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी। भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला मैच थाईलैंड से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में अपने अभियान की शुरुआत 27 अक्टूबर को थाईलैंड के विरुद्ध करेगी। रोनाल्डो के बिना पुर्तगाल ने लग्जमबर्ग को रौंदा। डोपिंग मामले में हालेप पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है सिमोना हालेप। जोकोविक का उम्मीद 36 की उम्र में भी जलवा बरकरार है। ये आप देखते हैं कि यूएस ओपन जीता है ना इन्होंने। ये पुरुष और महिला वर्ग में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिलाड़ी हो गए, देश हो गए ट्रॉफी। जोकोविक सर्बिया के हैं 24, मार्गेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया के 24, सेरेना अमेरिका के 23, राफेल नडाल स्पेन के 22, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड 20। खेल का नाम याद रखिए और खिलाड़ी किस देश से संबंधित है ये भी याद रखा करिएगा। खर्राटा ना बने बीमारी के कारण। थोड़ा व्यायाम करते रहिए, योगा करते रहिए, अपने आप को स्वस्थ जरूर रखिएगा। एक तिहाई रह जाएगा चुनाव पर खर्च। देश में पंचायत से लेकर लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने से चुनावी खर्च कम नहीं हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि सारे चुनाव एक सप्ताह के अंदर कराए जाएं। तो आप देखिए उसी की बात हो रही है। और 10 लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान है पंचायतों से लेकर लोकसभा के चुनाव पर साथ कराने पर। सारे खर्च शामिल हैं इसमें। 500 नगर पालिका है देश में, सभी सीटों पर चुनाव एक साथ कराने पर 1 लाख करोड़ रुपये खर्च होगा। चलिए अब देखते हैं क्या होता है इसका, और आप देखते हैं कि होने दीजिए आगे क्या चलता है। बिना निगरानी के बच्चों को मोबाइल फोन देना खतरा है, केरल हाईकोर्ट कह रहा है।
अकेले में चुपचाप अश्लील वीडियो देखना अपराध नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है अश्लील वीडियो या फोटो को सार्वजनिक रूप से दिखाना अपराध है। यहाँ भी आप देखिए जनरल नॉलेज की खबरें मिल जाती हैं आपको और परीक्षा के लिए भी पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार अमेरिका ने किया भारत को बर्फ का निर्यात। 1833 में आज ही के दिन पहली बार अमेरिका ने आयातित बर्फ भारत की कलकत्ता कोलकाता पहुंची थी। आइस किंग नाम से प्रसिद्ध फेडरिक ट्यूडर द्वारा बनाया गया खास इंसुलेटेड वाक्से में न्यू इंग्लैंड झील से 180 टन मीठे पानी की बर्फ को इसी साल मई में टस्कनी जहाज से भारत भेजा गया था। हैदराबाद को भारत में लाने के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ। 1948 में आज ही के दिन तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत सेना को हैदराबाद पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। हैदराबाद के शासक निजाम उस्मान अली खान भारत में शामिल होने के खिलाफ थे और 5 दिन बाद आखिरकार हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया था। युद्ध में पैर गंवाने के बाद भारत के पहले ब्लेड रनर बने मेजर देवेंद्र पाल सिंह का जन्म 1973 में आज ही हरियाणा के जगाधारी में हुआ था। 1997 में भारतीय सेना की 7वीं बटालियन डोगरा रेजिमेंट में शामिल हुए। 1999 में कारगिल के दौरान अपना एक पैर खो दिया था। सेवानिवृत्ति के बाद कृत्रिम पैर का इस्तेमाल कर दौड़ना शुरू किया। 2011 में ब्लेड प्रोस्थेटिक्स दौड़ने के लिए बनाए गए विशेष कृत्रिम अंग से मैराथन पूरा करने वाले पहले भारतीय बने। 2019 में वो एशिया के पहले दिव्यांग एकल स्काई ड्राइवर भी बने थे। डल के जल को मल से निजात दिलाएगा बायोडाइजेस्टर। डीआरडीओ ने विकसित की तकनीक तेल बल इलाके में 100 जगह लगाने का काम भी शुरू हो गया। मानव अपशिष्ट को नष्ट करे उसे उपयोग योग्य पानी और गैस में परिवर्तित कर दे। गैस का उपयोग ईंधन और पानी का सिंचाई के रूप में इस्तेमाल होगा। 1200 छोटे बड़े हाउस बोट हैं डल और नगीन झील में। 900 हाउस बोट की पंजीकृत बताए गए हैं। और तेल बल इलाके इसलिए चुना गया, तेल बल इलाका सिर्फ इसलिए पहले चुना गया क्योंकि इस क्षेत्र में कई घरों का सीवरेज सीधा डल में आ जाता है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने अनूठी कलाकृति। सशक्त संगठनों में नागरिकों की दुर्दशा पर ध्यान एक तरह से आप देखिए आकर्षित करने के लिए स्विस फ्रांसीसी आर्टिस्ट साइफे ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने मैदान में आप देखिए ऑल ऑफ अस शीर्षक से अनोखी पेंटिंग गई है। इसमें एक टूटी हुई कुर्सी दिखाई गई जिसे एक हाथ से के माध्यम से जोड़ते हुए दर्शाया गया। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप बताइए। अपच के इलाज में कारगर साबित हो सकती है हल्दी, रोगाणु रोधी भी है। अनुसंधान कह रहा है वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज 2023 के फाइनल में 2 भारतीय स्कूल हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज 2023 में प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाले गुजरात और महाराष्ट्र के स्कूल भी शामिल हैं। नवंबर में विजेताओं की घोषणा की जाएगी। $2.5 लाख की इनाम राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जाएगी, यानी हर विजेता को $50,000 मिलेंगे। इसमें ये आप देखिए अहमदाबाद के द रिवर साइड स्कूल और अहमदनगर की स्नेहालय स्कूल मीडियम स्कूल फाइनल में पहुंचने का जश्न मना रहे हैं। गुजरात का द रिवर साइड स्कूल नवाचार और महाराष्ट्र का स्नेहालय स्कूल मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल विपरीत परिस्थितियों में काबू पाने वाली श्रेणियों में शीर्ष 3 में शामिल हैं। चैट जीपीटी टीकाकरण से जुड़े मिथकों को दूर कर वैक्सीन के उपयोग को बढ़ावा दे सकता है। अध्ययन कह रहा है 2019 में WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष 10 खतरों में वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट को सूचीबद्ध किया था। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और आप देखिए चैट बॉट की बात हो रही, चैट जीपीटी की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही, इन सब के बारे में याद रखा करिएगा। होमवर्क से बचने के लिए फेंका हेल्प मी का नोट। चलिए बीजिंग चाइना की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं हैं, बस मेहनत करते रहिए आप लोग थोड़ी अच्छे से, ईमानदारी से, लगन से।